इस वीडियो में हम भाषाई कौशलों के बारे में पढ़ेंगे और भाषाई कौशलों का विकास उसके बारे में भी पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनका क्रमानुसार कौशल है LSRW। L यानी लिसनिंग यानी सुनना, S यानी स्पीकिंग बोलना, R यानी रीडिंग पढ़ना, W यानी राइटिंग लिखना। भाषा भाषा कौशल क्या है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। श्रवण कौशल हमारा पहला कौशल, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। श्रवण कौशल की विधियां: सस्वर पाठ, प्रश्नोत्तर विधि, भाषण विधि, वाद विवाद विधि, नाटक मंचन, ये श्रवण कौशल की विधियां हैं। श्रवण कौशल का महत्व ये अन्य तीनों कौशलों का आधार है। अगर ज्यादातर बच्चे जो सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते, और बोलेंगे नहीं तो पढ़ना भी नहीं सीखेंगे। इस तरह से ये तीनों कौशलों का आधार है। भाषा शिक्षण का प्रथम चरण है मौखिक अभिव्यक्ति। श्रवण पर ही निर्भर करती है। हम किसी की बात को सुनकर तब उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, तो यहाँ भी वही कह रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति श्रवण पर ही निर्भर करती है। सुनना कौशल विकसित होने पर बालक जागरूक और तत्पर बनता है। श्रवण कौशल के साधन या स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य वार्तालाप, ये सरलतम साधन है। बाल गीत, ये श्रेष्ठ साधन है। प्रश्नोत्तर विधि श्रवण कौशल की सबसे उपयुक्त विधि है। श्रुतलेख के अंदर सुनना और लिखना आता है। सस्वर वाचन, इसमें सुनना और पढ़ना। कहानी सुनना, इसमें बच्चा श्रोता बना रहता है तो उसको सुनने कौशल का विकास होता है। टैप रिकॉर्डर, टीवी आदि का उपयोग श्रवण कौशल के उपयुक्त साधन है। श्रवण कौशल के विकास के साधन: समाचार वाचन, ध्वनियों के खेल, कक्षा बाल सभा, प्रातःकालीन भाषण, जहां बच्चे को अधिक सुनने को मिले वो साधन अच्छा है श्रवण कौशल के विकास के लिए। जैसे टीवी देख रहा है तो बच्चा टीवी में देख रहा है तो सुन भी रहा है, इससे उसका श्रवण कौशल का विकास होता है। कथन या भाषण कौशल या बोलना कौशल। भाषण का अर्थ है मौखिक अभिव्यक्ति। अपने विचारों को एवं भावों को स्पष्ट रूप से बोलकर व्यक्त करने की क्रिया को भाषण कौशल कहते हैं। ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम का समुचित प्रयोग करना ही उच्चारण कौशल है। इसका स्वरूप ध्वन्यात्मक है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्न गुण आवश्यक हैं। गुण देख लेते हैं इसके: प्रवाह, स्पष्टता, बोधगम्यता, मधुरता, भाषा की शुद्धता और तारतम्यता। उच्चारण कौशल या बोलना कौशल के प्रमुख तत्व, इनकी अब विस्तार से देख लेते हैं इनको। ध्वनि व्यवस्था क्या है? शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। जैसे किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थल से होता है। जैसे का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठ। श, श, से, इस तरह से। बल, जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे बल कहते हैं। जैसे अक्षर बल, शब्द बल, वाक्य बल। उच्चारण में किसी ध्वनि पर बल न देने से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लय, अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। स्वराघात, उच्चारण में ध्वनियों के उचित या समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। गति का अर्थ शब्द समूहों के बीच में बिना हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बोलने से है। विराम का अर्थ है रुकना। विराम चिन्हों के बगैर अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप। मौखिक अभिव्यक्ति के 2 रूप हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वो होता है जो औपचारिक व्यवस्थित होता है और सीमाबद्ध विषय होता है। अनौपचारिक सामान्य बातचीत होती है और यह अधिक व्यवस्थित नहीं होती। औपचारिक के भी 2 भेद हैं, साहित्यिक और व्यवहारिक। साहित्य के अंतर्गत आता है वर्णन, कहानी, संवाद, आत्मकथा, एकांकी आदि। व्यवहारिक इसके अंतर्गत आता है धन्यवाद ज्ञापन, स्वागत, परिचय, निमंत्रण, संवेदना आदि। आशुभाषण वो होता है कि आपको तुरंत कोई एक विषय दिया गया, उस पे आपको तुरंत के तुरंत ही बोलना है, उसे आशुभाषण कहते हैं। इसकी समयावधि 3 से 5 मिनट की होती है। ये 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। उच्चारण दोष के सामान्य कारण। उच्चारण दोष में सामान्य कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना, रुक रुक कर बोलना, तुतला कर, जीभ को दबाकर, बुदबुदाकर बोलना,
उच्चारण स्थलों का ज्ञान नहीं होना, अशिक्षित परिवार, क्षेत्रीयता का प्रभाव, व्यक्ति के ध्वनि यंत्रों में विकार, मनोवैज्ञानिक कारण, संकोच, भ्रम, हकलाना आदि। उच्चारण दोषों के भेदों का वर्गीकरण। अब इसमें इसके भेदों का वर्गीकरण किया गया है। स्वर आगमक, स्वर्ग आगमक वो होता है जैसे लग्न, लग्न को लगन पढ़ना। आ का इसमें आगमन हुआ है, ये आधा गय है लेकिन बच्चे ने बोला है पूरा गय। स्वर लोप, अंगूठा, अंगूठा को गूठा बोलना। ने को अणे बोलना, रानी को रानी बोलना। शय शय, से को से बोलना, जैसे शंकर को शंकर बोलना। वर्ण विपर्य, वर्ण विपर्य यानी वर्णों को आगे पीछे कर देना, जैसे चाकू को काचू बोलना। व्यंजन आगमक, जैसे सड़क को सड़क बोलना और कोई दूसरा व्यंजन है उसको शब्द के बीच में ला देना। व्यंजन लोप, गाय को गा बोलना। व्यंजन भ्रम, जैसे विद्यालय को विद्यालय बोलना। ये द और ये है लेकिन बोलते बच्चे इसको ध है, तो ये व्यंजन भ्रम होता है। समझते हैं कि ध धनुष लिखा हुआ है लेकिन है ये द और ये विद्यालय। उच्चारण दोष के निराकरण के उपाय। उच्चारण स्थलों का ज्ञान कराया जाए, शारीरिक विकारों की चिकित्सा कराई जाए, कोई विकार है तो क्षेत्रीयता के प्रभाव का अंत किया जाए, अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। उच्चारण भाषण कौशल के विकास के साधन। सामान्य वार्तालाप, कविता पाठ, बाल गीत, वाद विवाद बोलने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। वाचन या पठन कौशल, लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन है। वाचन का उद्देश्य छात्रों को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना, पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना, बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उसके भाव को ठीक ठीक समझ सके। ये वाचन कौशल के उद्देश्य हैं। वाचन के प्रकार। वाचन के दो प्रकार हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन वो होता है जो बच्चा बोलकर पढ़ता है, वो सस्वर वाचन होता है। मौन वाचन वो होता है जिसमें बच्चा मन मन में पढ़ता है बिना आवाज निकाले। मौन वाचन के दो भेद हैं, द्रुत मौन वाचन और गंभीर मौन वाचन। सस्वर वाचन के भी दो भेद है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन वो होता है जो शिक्षक करता है। अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। पहले शिक्षक वाचन करता है, शिक्षक कोई भी विषय वस्तु को पढ़ता है, उसके पीछे पीछे बच्चे पढ़ते हैं। अनुकरण वाचन के भी दो भेद हैं, व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन। व्यक्तिगत वाचन वो होता है जिसमें बच्चा अकेला पीछे पीछे पढ़ता है, जैसे शिक्षक कुछ विषय वस्तु को पढ़ रहा है और एक अकेले बच्चे को खड़ा कर दिया और बोला है कि आप इसके पीछे बोलिए। समवेत वाचन वो होता है कि शिक्षक के पीछे सारे बच्चे एक साथ मिलकर बोलते हैं, वो समवेत वाचन होता है। इसमें आपको परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आप इसमें देख सकते हैं। द्रुत मौन वाचन, द्रुत का अर्थ होता है शीघ्र, मौन का होता है चुपचाप पढ़ना। द्रुत मौन वाचन का अर्थ होता है शीघ्रता पूर्वक पढ़ना। द्रुत मौन वाचन का उद्देश्य विशेष रूप से मनोरंजन की प्राप्ति से है, जैसे कोई भी चुटकुलों की किताब पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, पुस्तकालय घर पर पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना, इस प्रकार के मौन पठन के अंतर्गत आते हैं। इसका उद्देश्य है सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, अवकाश का सदुपयोग करना, मनोरंजन करना, सूचना एकत्र करना आदि। गंभीर मौन वाचन। गंभीर वाचन में प्रत्येक शब्द को पढ़ना व समझना आवश्यक होता है। गंभीर पठन उस विषय वस्तु का किया जाता है जो सारगर्भित तथा तथ्यात्मक तथा जिसमें अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है। वाचन कौशल की विधियां या विकास की विधियां। अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि, वाक्य शिक्षण विधि, अनुकरण विधि, कहानी विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, सहचर्य विधि, ये वाचन कौशल के विकास की विधियां या वाचन कौशल की विधियां हैं। लेखन कौशल। अपने विचारों या भावों को लिखकर व्यक्त करने की कला या क्रिया को लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल के प्रकार। लेखन कौशल के 3 प्रकार हैं, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। सुलेख यानी स्पष्ट, पठनीय और आकर्षक लिखावट को सुलेख कहते हैं। जो सुंदर लिखा होता है उसे सुलेख कहते हैं। अनुलेख, अनुलेख का तात्पर्य उस लेख से है जिसमें बच्चा किसी भी विषय वस्तु को देखकर लिखता है। श्रुतलेख, जिसे सुनकर लिखे लेख को श्रुतलेख कहते हैं। लिखना सीखने में ध्यान देने योग्य बातें। बैठने का ढंग। बच्चे को पहले लिखने से पहले सीधे बैठने का अभ्यास कराना चाहिए। कॉपी को किसी भी टेबल,
चौकी या कोई भी सख्त आधार हो उसके ऊपर रखना चाहिए। आधार भी सीधा होना चाहिए, कॉपी भी सीधी होनी चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना बहुत गलत आदत है। दूरी, सीधे बैठकर कॉपी को आंखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। कलम पकड़ने का तरीका, कलम को सही तरीके से पकड़ा जाए। कलम मध्यमा, तर्जनी, उंगली और अंगूठे के बीच में हो। कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि उंगलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। शिरोरेखा, वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का अवश्य होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अक्षर लिख देते हैं और उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाते, तो उससे राइटिंग गंदी लगती है। अक्षर की सुडौलता, देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष तरीका है। जब अक्षर सही से बनाए जाते हैं तो वे देखने में सुंदर और सुडौल लगते हैं और राइटिंग अच्छी होती है। उचित दूरी, वर्णों, मात्राओं, शब्दों और पंक्तियों आदि की उचित दूरी लेख में सौंदर्यता लाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।